Hello dear students, welcome back to CSA tutorial. In this video of class 10th biology, you are going to learn the NCERT question answers of your chapter Our Environment. इन आंसर्स को मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया ताकि आपको याद करना इनको आसान हो जाए और आंसर्स को समझा जाए। सबसे पहले आते हैं आपके इंटेक्स क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 260 पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट। अब आपको सबसे पहले बताना है कि ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं। द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस आर कॉल्ड द ट्रॉपिक लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल, अ फूड चेन ऑपरेटिंग इन अ ग्रासलैंड इज गिवन बिलो। इसमें सबसे पहले आएगी ग्रास, फिर इंसेक्ट, देन फ्रॉग एंड बर्ड्स। तो एक फूड चेन है कि ग्रास को इंसेक्ट्स ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया और फ्रॉग को बर्ड्स ने खाया। इन दिस फूड चेन सबसे पहले है कि ग्रास फर्स्ट रिप्रेजेंट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ग्रास जो है वो आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आती है। ग्रास हॉपर रिप्रेजेंट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ग्रास हॉपर जो कि एक इंसेक्ट है वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आता है। थर्ड, फ्रॉग रिप्रेजेंट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड बर्ड्स दैट इज ईगल रिप्रेजेंट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल क्या है? वो वेरियस स्टेप है फूड चेन के जिसके थ्रू जो है वो फूड या फिर एनर्जी ट्रांसफर होने का काम होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम? सो इट्स आंसर इज, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम्स आर, सबसे पहला है, दे एक्ट एज अ क्लींजिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर आप ये सोचो कि अगर गार्बेज ख़त्म ही ना हो, कोई भी ऐसा वेस्ट मटेरियल जो ऑर्गेनिक वेस्ट है अगर वो ख़त्म ना हो तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे डिकम्पोजर्स का रोल आता है। ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं जिसके थ्रू जो है वो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो डिकम्पोज होते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है आपका, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। अब इन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स से ही जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, अगर वो मिट्टी में गए तो मिट्टी में वापस वो न्यूट्रिएंट्स रिटेन हो जाएंगे, तो इसीलिए ये न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकल में भी हेल्प करते हैं। थर्ड, दे प्रोवाइड स्पेस फॉर न्यू बीइंग्स इन द बायोस्फीयर बाय डिकम्पोजिंग द डेड। अब नई चीज़ों को आने के लिए जगह मिल जाएगी ना अगर पुरानों को डिकम्पोज कर दिया तो। फोर्थ, दे हेल्प इन पुटिंग बैक द वेरियस एलिमेंट्स टू वाटर into water, soil and air for the reuse of producers like crop plants। अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स उनको मिले उनको वो पानी में, मिट्टी में, हवा में वापस ऐड ऑन कर देते हैं जिसकी वजह से जो पौधे ग्रो कर रहे हैं उनको वो इस्तेमाल करने में हेल्प रहती है। नेक्स्ट इज योर पेज नंबर 262 पे जो क्वेश्चन आंसर्स है, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई आर सब सब्सटेंस। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, Why are some substances biodegradable and some non-biodegradable? कुछ substances biodegradable होते हैं और कुछ non-biodegradable, ऐसा क्यों? Its answer is, some substances are biodegradable and some are non-biodegradable because the microorganisms like bacteria and decomposers like saprophytes have specific role to play. They can break down only natural products like paper, wood, etc. But they cannot break down human products like plastics. Based on this, substances are biodegradable and some are non-biodegradable. सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो आपका बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिकम्पोज करके नष्ट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि केमिकल्स के द्वारा बनाई गई हैं जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो सकता तो इसीलिए प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। अब आपको दो तरीके बताने हैं जिसकी वजह से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो किस तरीके से एनवायरनमेंट पे असर करते हैं। द वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट आर, सबसे पहला है, दे कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एज दे आर ईजिली डिकम्पोज्ड। अब क्योंकि वो आसानी से नष्ट हो जाते हैं तो इसी वजह से वो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्पफुल रहते हैं। सेकेंड, दे कैन ईजिली गो थ्रू द जियोकेमिकल साइकिल विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो जियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर भी डिकम्पोजर्स की मदद से आसानी से उनमें भी पास ऑन हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गिव एनी टू वेज
in which non-biodegradable substances would affect the environment. अब आपने पहले पूछा गया था कि बायोडिग्रेडेबल किस प्रकार से एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेंगे, अब आपसे पूछा जा रहा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है वो एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करेंगे. तो इसका आंसर है द वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट आर. सबसे पहला है दे कॉज एयर, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन. सेकेंड है दे मे कॉज बायोमैग्निफिकेशन इन द फूड चेन रिजल्टिंग इन द एंड ऑफ ह्यूमन्स. क्योंकि ये नष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो इसी की वजह से ये एयर, सॉइल और वाटर में पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे. बायोमैग्निफिकेशन कॉज करते हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं, नष्ट नहीं हो रहे हैं, हम फूड चेन के अंदर आ जाते हैं, तो इसकी वजह से ये इंसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. नेक्स्ट आते हैं आपके पेज नंबर 264 पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट द इकोसिस्टम. Its answer is ozone is a molecule formed by the 3 atoms of oxygen and is known as an isotope of oxygen. The main function of ozone layer is to provide protection to the Earth's surface from the harmful UV rays of the sun. These rays are harmful to the living organisms and may result in skin cancer. अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि ओजोन क्या है. ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनने वाला एक ऐसा मॉलिक्यूल है और इसको ऑक्सीजन का आइसोटोप भी कहा जाता है. इसका काम क्या है कि ये जो है सूरज से निकलने वाली जो हार्मफुल यूवी रेज हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इन रेज से धरती पर आने पे एक धरती के अराउंड एक प्रोटेक्शन का ब्लैंकेट फॉर्म करता है. अब अगर ये नहीं होगा, ये ग्रेजुअली ख़त्म होता जाएगा तो इसकी वजह से वो यूवी रेज धरती पे आएंगी और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कॉज करेंगी, जिनमें से कि एक है स्किन कैंसर. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. गिव एनी 2 मैथड्स. आपको बताना है कि वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके 2 तरीके बताने हैं आपको. इट्स आंसर इज The ways to reduce the problem of waste disposal are, सबसे पहला है 3 R's. 3 R's, by following the 3 R's, one can reduce the problem of waste disposal. The 3 R's, reduce, recycle and reuse. Second है आपका preparation of compost. All biodegradable waste like kitchen waste can be dumped in the compost. अब यहाँ पे आपको 2 तरीके बताए गए हैं. सबसे पहला है 3 R's का, कि अगर हम चीज़ों का इस्तेमाल से मतलब है कि अगर पेपर है, पेपर का अगर हम वेस्टेज कम करें और अगर हम ऐसी वेस्टेज को कम करने के बाद में कई सारे ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करें ताकि हम उनको रिसाइकिल कर पा रहे हैं, उनको रीयूज़ कर पा रहे हैं. ओल्ड क्लोथ से आपने बैग्स बना दिए तो रीयूज़ हो गया, आप वेस्ट कम जनरेट कर रहे हो. तो ये सबसे पहला पॉइंट था. सेकेंड पॉइंट के अंदर बोला गया कि उसी किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करना यानी कि मैन्योर्स वगैरह प्रिपेयर करना, ताकि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के तौर पे आपका वो वेस्ट भी वहाँ पे ख़त्म हो गया, खाद बनने में भी वो हेल्पफुल रहे. नेक्स्ट आते हैं आपके पेज नंबर 264 पे. इसका सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स. अब आपको बताना है, जो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि सबसे पहला है ग्रास, फ्लावर्स एंड लेदर. बी है आपका ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक. सी इज योर fruit peels, cake and lime juice. And D is your cake, wood and grass. अब आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो completely biodegradable है. So its answer is A, that is grass, flower and leather. अब ये क्योंकि सारे के सारे एक नेचुरल सोर्स से ओरिजिन हो रहे हैं तो इसीलिए ये बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग constitutes a food chain. A is your grass, wheat and mango. B is your grass, goat and human. C is your goat, cow and elephant. And D is your grass, fish and goat. इसमें से आपका ऑप्शन बी दैट इज ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन. ये फूड चेन का पार्ट है. हमने ग्रास, वीट और मैंगो को क्यों नहीं लिया था, क्योंकि जो आपका वीट है दैट इज अ प्रोड्यूसर यानी कि वो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है. ग्रास को तो वीट खाएगा नहीं, ठीक है. सेकेंड पार्ट के अंदर आपका वो तो आंसर ही है. सी पार्ट के अंदर आपको बोला गया था गोट, काउ एंड एलिफेंट.
एलिफेंट हमें पता है वो एक शाकाहारी जानवर है, तो वो काऊ को तो खाएगा नहीं, तो काऊ और फर्स्ट पे आपकी गोट नहीं हो सकती है, तो इसलिए सी पार्ट भी इनकरेक्ट था। डी पार्ट में आया था आपका ग्रास, फिश एंड गोट। अब फिश जो है वो ग्रास को नहीं खाएगी और गोट जो है वो फिश को नहीं खाएगी, तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। अब आपको बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। ए है कैरिंग क्लोथ बैग्स टू पुट परचेज वाइल शॉपिंग। बी पार्ट इज स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। C part is walking to school instead of getting your mother to drop on her scooter. And third part is all of the above. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। सबसे पहले मैं आपको कैरी बैग्स का वेस्ट नहीं इकट्ठा होगा अगर आप अपने साथ एक क्लोथ बैग कैरी कर रहे हो। बी के अंदर अगर आप अननेसेसरी स्विचेस को बंद कर देते हो तो वो भी वेस्टेज का काम नहीं करेंगी। सी में अगर आप स्कूटर पे ना जाते हो, आप बाय वॉक अपने स्कूल जाओगे, तो उससे भी आपका एनवायरनमेंट में क्लीननेस में हेल्पफुल रहेगा कि वो एयर पॉल्यूशन नहीं कॉज करेगा। डी पार्ट इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि यही इसका करेक्ट आंसर है, जिसके द्वारा आपको कहा गया कि ऊपर जो आपको तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं तीनों ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल। क्या होगा अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर दें तो? इसका आंसर है इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल द सप्लाई टू द नेक्स्ट लेवल विल स्टॉप resulting in an imbalance of the ecosystem. As a result, animals in the higher levels will die, making the growth of animals in the lower level increase in the enormous way. अब यहाँ पे क्या है, अगर आप एक को ख़त्म कर दोगे उसकी वजह से इकोसिस्टम के अंदर एक अनबैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि उसको खाने वाला अगला जीव तो नहीं है, और जो पहले वाला जीव है जिसको उसने खा के ख़त्म करना था उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसी की वजह से एनवायरनमेंट के अंदर एक इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन द ट्रॉपिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स? कैन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम? अब इसके अंदर आपको बताना है, सो इट्स आंसर इज yes, the impact of removing all the organisms in a tropic level will be different for different tropic levels. The removal of organisms at any level would cause upset to the whole ecosystem as the food chain is disturbed. The survival of the higher level organisms is completely dependent on the animals at the lower levels. अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला है कि हम अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे अगर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को हटा पूरी की पूरी एक ट्रॉपिक लेवल से ही उन ऑर्गेनिजम्स को हटा देते, क्या उसका असर अलग अलग होगा? तो इसका आंसर है येस, इसका इम्पैक्ट अलग अलग होगा। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को हटा रहे हैं अलग अलग लेवल पे, इसकी वजह से पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स खाएंगे क्या? उनको जीने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो वो अगर जिसको वो खा रहे थे अगर उनकी तादाद बढ़नी शुरू हो गई तो तब भी वो इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो वही चीज़ इसके अंदर समझाई गई थी आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? ये कई बार आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम? सो इट्स आंसर इज biological magnification can be defined as the progressive increase in the concentration of non-biodegradable waste in the food chain. As there is an increase in the magnification at the successive topic levels of the ecosystems, all the other levels do get affected and the concentration may vary when compared to the first level. अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के अंदर क्या है कि ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जब फूड चेन के अंदर आते हैं और हर लेवल पर उनका इंक्रीज बढ़ता चला जाता है। जैसे यहाँ पे पानी के अंदर अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है, प्लैंक्टन्स ने खाया उसको, उन्होंने स्मॉल फिश ने खाया उसको, लार्ज फिश ने खाया, फिर उसको फिश एक ईगल ने खाया। इन सब के अंदर अगर आप देखो जो ये रेशियो दी गई है आपको, कंपोजिशन दी गई है पीपीएम करके जो दिया है, ये हर एक के अंदर इंक्रीज कर रहा है। ये क्या है, एक ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो सब में बढ़ रही है, उसकी वैल्यू दी गई है कि इतनी इतनी हर एक लेवल में बढ़ रही है। जो इंक्रीज हो रही है
उसकी वजह से ही हम उसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। 7th क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स caused by the non-biodegradable waste that we generate। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस खत्म तो हो नहीं रहे हैं, अब ये दिक्कतें क्या क्या खड़ी कर देते हैं उसको इस आंसर में जानते हैं। द प्रॉब्लम्स caused by नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर, सबसे पहली है दीज सब्सटेंसेस कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेचारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो इनको खत्म कर नहीं पाते हैं। सेकेंड है एज द क्वांटिटी इंक्रीजिंग डंपिंग बिकम प्रॉब्लम। जैसे जैसे इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो इनका तो बेचारों का पहाड़ ही सस्ता चला जाएगा। थर्ड, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक हेवी मेटल्स मे एंटर द फूड चेन एट द अपर ट्रॉपिक लेवल्स। फोर्थ, दे मे एस्केप टू द ग्राउंड वाटर विच कॉज सॉइल इनफर्टिलिटी एंड डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पे क्या आपको बताया गया है कि अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ती है, जैसे कि अगर कई सारे हेवी मेटल्स अगर इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं तो वो ट्रॉपिक लेवल्स को भी इफेक्ट करेंगे फूड चेन में जाकर, और यही फर्दर चीज़ें जो है वो ग्राउंड वाटर के अंदर जैसे जाएंगी बारिश वगैरह के पानी के साथ मिलके, उसकी वजह से मिट्टी को भी ख़राब करेंगी और मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो हमें कम से कम जनरेट करना चाहिए। 8th क्वेश्चन इज इफ ऑल वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। सो इट्स आंसर इज biodegradable waste are decomposed by the microorganisms into simpler substances which can be used by the producers as raw material। अब अगर हम सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही करते हैं जनरेट, तो क्या इसका भी एनवायरनमेंट पे कोई असर होगा? सो इट्स फर्स्ट पॉइंट इज एज द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज स्लो दे प्रोड्यूस एन ऑफुल स्मेल एंड व्हेन इनहेल्ड बाय ह्यूमंस इट कैन बी हार्मफुल। अब ये जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो डिकम्पोज हो रहा होता है, इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, और ये जब ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होगा तो इंसानों के लिए उसको जब सूंघेंगे हमारे सांस के साथ अंदर जाएगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेकेंड है द डंपिंग एरियाज कैन बी अ प्लेस वेयर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स मे स्टार्ट टू ब्रीड विच कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन एज वेल एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो डंपिंग एरियाज जो हैं, क्योंकि इसके लिए जब बढ़ जाएंगे वो बायोडिग्रेडेबल के साथ में, तो वहाँ पर ऐसे कई सारे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स पैदा हो सकते हैं जो कि ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवर और पेड़ पौधों को भी नुकसान पैदा कर सकते हैं। बेटा अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल है चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 9th क्वेश्चन इज व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न? व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन to limit this damage? Its answer is ozone layer is a protective cover for the earth. It prevents harmful UV rays from entering the earth as these rays are harmful and can result in skin cancer. Air pollutants like chlorofluorocarbons are the main reason for the depletion of the ozone layer. Too much of UV rays are harmful to plants as they affect photosynthesis and destroy planktons and decomposers to protect ozone layer. UNEP unanimously forged an agreement among its member countries to freeze CFC production or limit their production. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि CFC जो है वो इसका मेन कॉज है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि ओजोन के साथ जाके रिएक्ट करके उसके अंदर जो होल हो गया है उसको और बड़ा कर रही है और ओजोन लेयर को धीरे धीरे कम करती चली जा रही है, जिसकी वजह से जब अर्थ के ऊपर ऐसी ये जो सन की हार्मफुल रेज आएंगी तो वो रेडिएशन को एस्केप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से अर्थ के ऊपर जो है वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपका देखा अपने मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें इको फ्रेंडली मैथड्स को यूज़ करना चाहिए। आई होप बच्चों कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर पूछना। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद CSE ट्यूटोरियल।